हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्लास 11th का पहला लेक्चर है यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका हम पहला लेक्चर ले रहे हैं जिसमें हम वायरस को डिटेल में समझेंगे। वायरस देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वायरस टर्म है, वायरस की जो डिस्कवरी की थी ये डीजे इवानोस्की ने की थी। सर डीजे इवानोस्की ने 1892 में सबसे पहले वायरस के बारे में कहा था। उन्होंने सबसे पहले वायरस को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि एक पॉइजनस फ्लूइड होता है वायरस। वायरस क्या होता है? एक पॉइजनस फ्लूइड होता है, ऐसा सर डीजे इवानोस्की में 1892 में कहा था। और उन्होंने एक और नाम कहा, इसको विनम कहा। यानी कि वायरस का मतलब क्या होता है? विनोम, यानी कि जहर होता है वायरस का मतलब, ऐसा उन्होंने वायरस के लिए वर्ड यूज़ किया। तो अच्छे से याद रखना, वायरस जो है ये टर्म सबसे पहले डीजे इवानोस्की ने दिया और कहा कि वायरस जो है एक विनोम है। क्लियर? अब इसको समझने की कोशिश करना, वायरस एक्चुअल में है क्या। आपको पता है, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है आर.एच. विटेकर का। जो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर हमारे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिया आते हैं। पर आप देखेंगे कि कोई से भी किंगडम के अंदर वायरस के लिए कोई सी भी जगह नहीं है, कोई सी भी क्लास के अंदर, किसी भी फाइलम के अंदर वायरस नहीं पाया जाता है। यानी कि वायरस को किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली है। ये पॉइंट अच्छे से नोट करना है, किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को कोई भी जगह नहीं मिली है, ये अच्छे से याद रखना है। तो किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को कोई सी भी जगह नहीं मिली है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि वायरस जो है उसको कोई से भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को क्यों कोई सी भी जगह नहीं मिली है? इसका मेन रीज़न क्या है? अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है नीट के अंदर और आपकी 11th में लगातार इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, वायरस को क्यों जगह नहीं मिली है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को जगह नहीं मिली है क्योंकि जो वायरस है, अगर ये आउटसाइड सेल होता है, अगर ये आउटसाइड सेल होता है तो ये आइनर्ट स्ट्रक्चर में होता है। आइनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। यानी कि नॉन लिविंग होता है। तो देखो, अगर वायरस जो है वो किसी सेल के आउटसाइड होता है, किसी सेल के बाहर होता है, तो वो नॉन लिविंग होता है और वो आइनर्ट होता है। आइनर्ट का मतलब है कोई भी रिएक्शन नहीं करना। यानी कि अगर किसी सेल के बाहर है अगर वायरस प्रेजेंट, तो वो किसी भी सेल से रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे में वो नॉन लिविंग होता है। यानी कि वायरस बाहर कैसा होता है? आइनर्ट होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब जानते, छोटे छोटे पीसेज में होना, छोटे छोटे पीसेस के अंदर होना, इसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वायरस अगर किसी बॉडी के आउटसाइड है, किसी सेल के बाहर है, तो वो नॉन लिविंग होता है। और अगर वायरस किसी सेल के इनसाइड है, अगर सेल के इनसाइड है, तो क्या करेगा? वो टेक ओवर कर लेता है उस सेल की मशीनरी पर। टेक ओवर द मशीनरी ऑफ सेल, उस सेल की मशीन पर उसका कब्जा कर लेता है। अगर वायरस किसी सेल के अंदर आ जाता है तो वो सेल पर उसका कब्जा कर लेता है और ऐसे में लगातार क्या होने लग जाता है? रेप्लिकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल। उसके जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए या आरएनए, जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको लगातार क्या करने लगता है? लगातार वो दूसरी जो होस्ट सेल होती है, उस होस्ट सेल के अंदर लगातार अपने डीएनए या आरएनए वायरस डीएनए या वाले भी होते हैं और आरएनए वायरस भी होते हैं, तो अपने जेनेटिक मटेरियल को लगातार रेप्लिकेट करना लग जाता है और इस तरीके से वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से सेल को डिस्ट्रॉय करता है वायरस।
इसलिए वायरस अगर किसी सेल के बाहर प्रेजेंट होता है तो वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और अगर वायरस किसी सेल के अंदर आ जाता है, एंट्री कर जाता है किसी सेल के अंदर, तो वो लिविंग होता है। ये ध्यान देना है। और लिविंग में फिर उसके इल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हम बहुत सारे वायरस से फैमिलियर हैं। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल हमें कॉमन कोल्ड होती है, जो सर्दी जुकाम जो हमें होता है वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वो हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है वो। वहीं अगर हम देखें तो सीवियर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। ये काफ़ी खतरनाक वायरस होता है। अभी कोविड-19 कोरोना नाम सुना है आपने, तो ये क्या है, ये भी RNA वायरस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा म्यूटेशन के कारण इसकी वैक्सीन बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी वायरस के अंदर अगर RNA जेनेटिक मटेरियल है, समझने की कोशिश करना इस चीज़ की। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक DNA होता है और एक RNA होता है। अगर किसी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है तो ऐसे में उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन पाए जाएंगे, उसमें म्यूटेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो RNA होता है वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। RNA स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ऐसे में उसके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा होता है। और ऐसे में क्योंकि बार बार अपना शेप चेंज कर सकता है वायरस, बार बार वायरस अपना शेप चेंज कर सकता है, तो इसलिए उसके लिए वैक्सीन तैयार होना इतना आसान नहीं है। क्लियर? तो वायरस आउटसाइड सेल नॉन लिविंग होता है, इनसाइड सेल अगर हम बात करें तो सेल के अगर इनसाइड जाएगा सेल के किसी अंदर तो सेल के DNA उसके जेनेटिक मटेरियल पर अपना कब्जा कर लेगा, और इस तरीके से लगातार मल्टीप्लाई होता जाता है वायरस, और उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। जैसे हम फैमिलियर एग्जाम्पल हमने कई बार सुना है एड्स का, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है एड्स को। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इसके अंदर HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होने वाली डिसीज होती है। यहाँ पर जो HIV वायरस है ये क्या करता है, जो HIV वायरस है वो लगातार मल्टीप्लाई होता है होस्ट सेल के अंदर, और वो जो रेट्रोवायरस ग्रुप का होता है वो क्या करता है, लगातार मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, और मल्टीप्लाई होने के बाद में फाइनली जो हेल्पर T सेल होती है ह्यूमन की जो हेल्पर T सेल्स होती है, उन हेल्पर T सेल्स पर अटैक करता है। हेल्पर T सेल्स जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, और उस इम्यूनिटी की जो हमारी हेल्पर T सेल्स होती है उसको अटैक करता है, और ऐसे में ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होता है उसकी इम्यूनिटी लगातार खत्म होने लग जाती है। जब एड्स उसको होता है तो उसकी इम्यूनिटी लगातार डिक्रीज होने लग जाती है, और ऐसे में उसके साथ एक साथ बहुत सारी डिसीज से वो घिर जाता है। उसको फिर सब तरह की डिसीज एक साथ आ जाती है, उसको फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन भी हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब कुछ एक साथ होने लग जाता है अगर एड्स से कोई बंदा ग्रसित है तो। ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर इम्यूनिटी अगर आपकी डिक्रीज होने लग जाएगी तो आपको फिर बहुत सारी डिसीज का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर वायरस में होता है। वायरस को सिंड्रोम लिए कहा जाता है, वायरस को सिंड्रोम इसीलिए कहा जाता है। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स बहुत सारे होना। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स का होना, यानी कि किसी डिसीज से अगर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं, तो ऐसे में उसको हम सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए वायरस को, जो हमारा एड्स वायरस होता है उसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना वायरस की। तो वायरस टर्म जो है DJ इवानोस्की में 1892 में दिया था। वायरस टर्म DJ इवानोस्की ने 1892 के अंदर दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि कुछ लिक्विड मटेरियल जो होता है, जो टोबैको प्लांट होता है, उसके कारण उसके अंदर कुछ टोबैको मोज़ेक डिसीज होती है। मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे बनना।
तो टोबैको जो तंबाकू का प्लांट होता है उसके अंदर कुछ धब्बे बनने वाली डिसीज होती है, टोबैको मोज़ेक डिसीज होती है। ऐसा उन्होंने कहा कि जो टोबैको मोज़ेक डिसीज होती है तंबाकू के अंदर, और अगर उस तंबाकू में से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए कुछ पार्ट को क्या कर लिया जाए, अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, उसके फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाए उस प्लांट के, तो उस छोटे से उस एक्सट्रैक्ट से आसपास वाले प्लांट में भी डिसीज हो जाती है। क्या कहा उन्होंने कि जो तंबाकू के अंदर टोबैको मोज़ेक डिसीज हो रही है, अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो उसके फ्लूइड से आसपास जो और प्लांट है, जो हेल्दी प्लांट है, उन हेल्दी प्लांट के अंदर भी डिसीज हो जाएगी। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि जो वायरस है वो पॉइजनस होता है, वायरस पॉइजनस होता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे अगर इसको एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे प्लांट आसपास अच्छे हेल्दी प्लांट्स पर भी इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो डिसीज हो जाती है। तो वायरस पॉइजनस नेचर के होते हैं, ये इन्होंने कहा डीजे इवानोस्की ने। उसके बाद ध्यान रखना एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक ने क्या कहा था। इनकी एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो वायरस जो होते हैं, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्या होते हैं? वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अच्छे से याद रखना, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया के लिए फिल्टर्स होते हैं जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते हैं, उनसे ये वायरस पास हो जाते हैं, उनसे गुजर जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो अच्छे से याद रखना, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये ध्यान देना है। अब वायरस पे ध्यान देना है कि एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक ने 1898 में एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक ने 1898 में कहा कि जो वायरस है ये क्या होता है, फ्लूइड जो है, जो वायरस का फ्लूइड था, इसे कहा उन्होंने कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या कहा इस फ्लूइड को? उन्होंने कहा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। जो फ्लूइड होता है किसी डिसीज प्लांट का, उसे कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। यानी कि जो वायरस होते हैं ये पॉइजनस फ्लूइड होता है। तो ये एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक ने कहा 1898 में, ध्यान रखना इसको। और फिर 1935 के अंदर W.M. स्टेनले ने कहा, 1935 के अंदर W.M. स्टेनले ने कहा कि जो वायरस है, इन वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। क्या कहा कि वायरस जो है इनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब क्या है? इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। क्या कहा कि जो वायरस है इनको क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है, और ये जो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल होते हैं वायरस के, वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है। और वायरस के क्रिस्टल जो होते हैं ये मेनली बने होते हैं प्रोटीन्स के, ऐसा इन्होंने कहा। 1935 के अंदर W.M. स्टेनले ने कहा कि वाटर को जो वायरस है उनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, और इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और इनके क्रिस्टल जो होते हैं वो मेनली बने होते हैं आपके प्रोटीन्स के, ये अच्छे से ध्यान देना। और कहा इन्होंने कि जो वायरस है वो सेल के बाहर आइनर्ट फॉर्म में होता है, सेल के बाहर आइनर्ट फॉर्म में वायरस होता है, ये भी इन्होंने कहा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है जो केवल होस्ट सेल के अंदर ही लिविंग रहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर
केवल होस्ट सेल पर पूरी तरह से निर्भर है, यानी कि पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंड है, वो बिना होस्ट के जीवित अगर नहीं रह सकता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ओब्लिगेट पेरेसाइट। पेरेसाइट का मतलब किसी के साथ रहना, किसी के ऊपर रहना, किसी के अंदर रहना, और ओब्लिगेट यानी कि पूरी तरीके से उस पर ही डिपेंड होना। तो ओब्लिगेट पेरेसाइट होते हैं वायरस। जब तक ह्यूमन के अंदर होगा, जब तक किसी भी लिविंग के अंदर होगा, तब तक ही वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो ये ध्यान देना है। अब देखिए वायरस के बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं। यहाँ पर ये हमें दो डायग्राम यहाँ पर दे रखे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम बने हुए हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं। आप पेज नंबर देख लेना एनसीईआरटी का, 26 पेज नंबर पे डायग्राम आपके बने हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो देखो ये जो पहला डायग्राम है ये है टोबैको का, टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है। इसको टीएमवी वायरस कहा जाता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम में इसे टीएमवी वायरस कहा जाता है, और ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम है। टोबैको मोज़ेक का मतलब क्या है कि तंबाकू के अंदर जो वायरस, तंबाकू प्लांट के अंदर जो वायरस धब्बे वाले डिसीज, मोज़ेक डिसीज करता है, उसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। और बैक्टीरियोफेज का मतलब है जो वायरस, फेज का मतलब होता है खाने वाला, और बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया को। तो जो बैक्टीरिया को वायरस खा जाता है, जो वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है, उस वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है उस वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। आपने देखा है कि जो गंगा रिवर है, गंगा नदी, उसका पानी बिल्कुल शुद्ध रहता है, कभी खराब नहीं होता, ऐसा सुना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मेनली वाटर को खराब करने का काम बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है खाने का काम करता है वहाँ पे, इसलिए वो वाटर कभी खराब नहीं होता है। अब देखो तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस होता है, और टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के प्लांट के अंदर करता है डिसीज। तो इनका स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। देखो ये टोबैको मोज़ेक वायरस को देखो पहले, ये टोबैको मोज़ेक वायरस इस तरह का होता है। इन वायरस के अंदर केवल वायरस दो चीज़ के बने होते हैं, अच्छे से याद रख लेना चीज़ों को। वायरस केवल दो चीज़ के बने होते हैं, एक तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लस प्रोटीन होते हैं। दो चीज़ से केवल वायरस बने होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन से बना होता है वायरस। जेनेटिक मटेरियल के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कभी भी किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। क्लियर? और प्रोटीन तो होगा ही सही। तो वायरस के अंदर ये दो चीज प्रेजेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन। अच्छे से नोट कर लेना। और जनरली अगर हम बात करें, जनरली मतलब कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर जनरली की हम बात करें तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जनरली बात कर रहे हैं हम, यानी कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। और एनिमल के अंदर जनरली हमें एनिमल के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और प्लांट के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो देखो ये हमारा प्लांट वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए होता है। और आरएनए के ऊपर जो आरएनए को प्रोटेक्शन क्या, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारी आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है वो करता है प्रोटीन। तो ये देखिए प्रोटीन है, यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन पाया जाता है। जो प्रोटीन है इस पर ध्यान देखना, जो प्रोटीन है इसके पूरे कोट को कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन के पूरे कोट को कैप्सिड कहा जाता है, प्रोटीन के पूरे कोट को कैप्सिड कहा जाता है। और जो छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं जिनसे मिलकर कैप्सिड बना होता है, इसको कैप्सोमियर कहा जाता है।
ये दिख रहा है आपको। तो छोटे छोटे टुकड़े को कैप्सोमियर कहा जाता है और पूरे प्रोटीन के कोट को कैप्सिड कहा जाता है। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल में। अच्छे से याद रखना, जेनेटिक मटेरियल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन के कोट को कहा जाता है, उसकी सब यूनिट्स को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये टोबैकोमोज़ेक वायरस है। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो जो बैक्टीरियोफेज हैं इसके एक तो हेड वाला पार्ट होता है, एक कोलर वाला पार्ट होता है और एक टेल फाइबर टेल वाला पार्ट होता है। मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड, कोलर और टेल वाला पार्ट। हेड के अंदर इसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज के अंदर। बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और ये कोलार जो है इसके बाद में एक शीत पाई जाती है। कोलार के बाद इसमें शीत पाई जाती है और इस तरीके से ये टेल फाइबर होते हैं। ये अच्छे से लेबलिंग याद रखना इसकी, क्योंकि लेबलिंग पे कई बार पिछले नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लेबलिंग आपको अच्छे से याद रखना है डायग्राम्स की। क्लियर? तो हमने टोबैकोमोज़ेक वायरस देखा, उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज वायरस देखा। अब हम थोड़ी सी वायरस के बारे में और बात करते हैं। देखिए, हमें पता है कि वायरस जो होते हैं जनरली वायरस से क्या होती है, डिसीज होती है। वायरस से क्या होती है, डिसीज होती है। वायरस क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं मेनली, और इनसे डिसीज होती है वायरस से। तो वायरस के अंदर डिसीज वाला पार्ट कौन सा है, वायरस के अंदर क्या ऐसा है जिससे डिसीज होती है? वायरस हमने देखा केवल 2 चीज का बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का और प्रोटीन का। जेनेटिक मटेरियल में या तो उसके पास डीएनए होगा, डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा मेनली, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है कुछ में, और आरएनए होगा तो मेनली कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन, वायरस केवल 2 चीज का बना है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का। यानी कि जो डिसीज होती है, यानी कि जो वायरस के अंदर डिसीज होती है वो भी इन दोनों में से किसी ना किसी एक पार्ट से होगी या दोनों पार्ट से इन्फेक्शियस होंगे। समझने वाली बात है। तो समझो, यानी कि जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है, जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वायरस का, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस का डीएनए होता है या फिर आरएनए वायरस होते हैं, इनका जो इन्फेक्शन होता है वो डीएनए या आरएनए से होता है, प्रोटीन से इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छे से याद रखना, प्रोटीन से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो डीएनए या आरएनए से होता है। अच्छे से नोट कर लेना इस चीज को। तो इन्फेक्शन जो हो रहा है वो वायरस के प्रोटीन से नहीं होता है, उसके जेनेटिक मटेरियल से होता है। ये ध्यान देना है। अब देखिए, अगली चीज आपको ध्यान देना है, यहां पर अच्छे से नोट करते जाना चीजों को। इसका जो कैप्सोमियर है, इस कैप्सोमियर के कुछ अरेंजमेंट पर ध्यान देना है। कैप्सोमियर जो हमने देखा है, जो कैप्सिड की सब यूनिट होती है, जिससे मिलकर कैप्सिड जो होता है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं और इसकी जो सब यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर कहते हैं। तो जो कैप्सोमियर है, इसका अरेंजमेंट जो होता है, कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 शेप में हो सकता है, या तो हेलिकल में होगा या फिर पॉलीहेड्रल। हेलिकल का अरेंजमेंट 2 तरीके से मेनली होता है, या तो हेलिकल जो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट या तो हेलिक्स होगा इस तरह का सा, या फिर पॉलीहेड्रल इस तरीके से, पॉलीहेड्रल शेप जो होता है। तो अरेंजमेंट कैप्सोमियर का 2 तरीके से हो सकता है, एक तो हेलिकल और एक पॉलीहेड्रल। नोट करना अच्छे से एक एक चीजों को। जो वायरस की वजह से जो डिसीज होती है, वायरस की जो डिसीज होती है, यहां पर कुछ डिसीज का नाम लिख लेना। जैसे हम जानते हैं एड्स,
सार्स, कोविड, उसके बाद और लिख लेना मम्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स हुई, स्मॉल पॉक्स हुई, उसके बाद हर्प हुई, इन्फ्लुएंजा हुई, तो एड्स हुई, सार्स हुई, कोविड-19 हुई, मम्स हुई, स्मॉल पॉक्स हुई, हर्प हुई, इन्फ्लुएंजा हुई। ये कुछ बेसिक डिसीज होती है जो नॉर्मली देखी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज होती है, उसको हम जब डिसीज चैप्टर करेंगे तब उनको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल इन डिसीज को आपको याद रखना है वायरस के अंदर। तो वायरस की डिसीज में ये याद रखना है आपको मेनली कि वायरस से ये डिसीज मेनली होती हैं। अच्छे से नोट करना इन चीज़ों को। अब कुछ सिम्टम्स ध्यान देना है कि प्लांट्स के अंदर अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। अगर प्लांट के अंदर कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ अगर, तो उस प्लांट के अंदर क्या लक्षण नजर आएंगे, क्या सिम्टम्स नजर आएंगे इस वायरस के कारण। तो ध्यान देना क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। एक तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है प्लांट के अंदर, एक तो मोज़ेक फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि धब्बे बनने लग जाए प्लांट के ऊपर, इसे मोज़ेक फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग। जो प्लांट है उसकी पत्तियां जो है वो मुड़ने लग जाए, ये सिम्टम्स हो सकता है। या फिर हो सकता है येलो हो जाए, उसकी पत्तियां येलो हो जाए, या फिर उसकी विंस जो होती है वो खत्म हो जाए, विंस दिखे ही नहीं प्लांट्स में, विंस क्लियर हो जाए। और हो सकता है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड ग्रोथ रह जाए, यानी कि प्लांट की ग्रोथ जो है, जो प्लांट है वो बोना रह जाए, वो कैसा रह जाए, डॉफ रह जाए, उसकी ग्रोथ रुक जाए। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपके प्लांट डिसीज। अगर प्लांट के अंदर डिसीज होती है वायरस से, यानी कि प्लांट अगर वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसके अंदर ये इतने तरीके के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर ने हमने वायरस को, जो एनसीईआरटी के अंदर हमें टॉपिक दे रखा है, जितना एनसीईआरटी में पूरा दे रखा उसको हमने लगभग 100% कवर किया है। जब इसके बाद इस टॉपिक के बाद आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं तो आपको एक एक लाइन 100% समझ में आ जाएगी, 100%। तो ये 11th का हमारा यहाँ पर टॉपिक है। 12th का ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो जो स्टूडेंट्स 12th की तैयारी कर रहे हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स को देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में अवेलेबल है वो भी। और इसके भी इसी तरीके से हमारा साइमल्टेनियसली दोनों का एक साथ चलता रहेगा अपना, 11th का और 12th का, ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी साथ में 11th का भी होता जाए, जो नीट की कर रहे हैं उनका 11th 12th दोनों साथ में होता जाए, और जो 12th के कर रहे हैं उनका 12th साथ में होता जाए। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे ही रिलेटेड जो टॉपिक दे रखे हैं, हमें प्रियोन दे रखा है, लाइकेन दे रखा है, विरोइड दे रखा है, इन छोटे छोटे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे पिछले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। ओके।